नमस्कार दोस्तों, जनरल नाइन्स में आप सभी का स्वागत है। ये घटना चक्र का भारतीय इतिहास का हल प्रश्न पत्र है। तो इसमें जो प्राचीन भारतीय इतिहास में इसमें अब मौर्योत्तर काल से स्टार्ट करेंगे। मौर्य काल कंप्लीट हो चुका था। तो आइए नोट से स्टार्ट करते हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ये हम लोग रुद्रदामन का पढ़ रहे थे कि जूनागढ़ अभिलेख का कि किस किस के है, अशोक का है, चंद्रगुप्त मौर्य का उसमें उल्लेखित है। तो उसी का है कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। तो सर्वाधिक प्राचीन है संस्कृत अभिलेखों में, ठीक है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित करना था, ठीक है। कुजुल कटफिसेस ने भारत में सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। अभी ये जो कुजुल कटफिसेस है उसका बता रहे हैं कि सबसे पहले पश्चिमोत्तर पर उसने अधिकार किया था। इसने केवल तांबे के सिक्के चलाए थे। तो कुजुल कटफिसेस ने कौन से सिक्के चलाए थे? तांबे के। इसके सिक्कों पर धर्म स्थित 10 और धर्म में स्थित मतलब धर्म स्थित उत्कीर्ण है। सर्वप्रथम बिम्ब कटफिसेस ने के काल में ही भारत में कुषाण सत्ता स्थापित हुई थी। तो कुषाण सत्ता किसके काल में स्थापित हुई है? बिम्ब कटफिसेस के में, ठीक है। बिम्ब कटफिसेस ने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए थे। शिव, त्रिशूल और नंदी की आकृति इसके सिक्कों पर मिलती है, ठीक है। इसने महेश्वर नामक उपाधि धारण की थी। किसने? बिम्ब कटफिसेस ने, ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया था। तो जो सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन है वो कौन कहलाता है? कि इंडो ग्रीक ने चलाए थे, हिंदी अवन राजाओं ने, ठीक है। जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय जो है वो कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। कुषाण शासकों में बिम्ब कटफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ये क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राजा ने जारी किए थे? तो ये कुषाण शासक था बिम्ब कटफिसेस, ठीक है। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। योद्धाओं का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी, बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है योद्धाओं का, ठीक है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब और राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है, ठीक है, योद्धे के। कनिष्क ने के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है। कौन सी है? 81 ईस्वी है, ठीक है। यह प्रतिमा मथुरा से लेकर कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। कनिष्क के रवतक अभिलेख में 4 शहरों के नाम का उल्लेख मिलता है। तो रवतक अभिलेख है किसका है? कनिष्क का है और इसमें 4 शहरों का नाम मिलता है। कौन कौन से शहर हैं? साकेत है, कौशाम्बी है, पाटलिपुत्र है और चंपा है। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था, ठीक है। कब चलाया था? 57 ईसा पूर्व के विक्रमादित्य थे। 135 विक्रम संवत में शकों को पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि जो होती है वो कौन सी कहलाती है? 135 - 7 हो जाएगा तो कितना? 78 ईस्वी आ जाएगा, ठीक है, विक्रम संवत स्टार्ट करने की, ठीक है। अधिकांश विक्रम संबंधी शक संवत, ठीक है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है कि शक संवत किसने स्टार्ट किया था? तो कुषाण शासक ने, ठीक है। वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रेनियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है जो विश्वव्यापी है। वर्तमान कैलेंडर में 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत प्रारंभ 57 ईसा पूर्व तथा 78 घटा देने पर शक संवत 78 ईस्वी। तो विक्रम संवत की तिथि कौन सी होती है? 57 ईसा पूर्व और शक संवत की कौन है? 78 ईस्वी, ठीक है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। विक्रम संवत के 2 अन्य नाम भी मिलते हैं, कृत संवत और मालव संवत। ये कृत संवत और मालव संवत ये 2 संवत हैं, ये विक्रम संवत के ही भाग हैं, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया है।
अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। सौदरानंद, बुद्धचरित और सारणीपुत्र प्रकरण इनकी प्रमुख रचनाएं। तो अश्वघोष की रचनाएं कौन कौन सी हैं? ये है सौदरानंद, बुद्धचरित और सारीपुत्र प्रकरण। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। उन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व और चरक ये चारों ही कनिष्क के द्वार में संबंधित थे। कौन कौन? अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व और चरक। ठीक है। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि सुंगकालीन विद्वान थे तथा इन्होंने ऐसे जो पुष्यमित्र सुंग है तो सुंगकालीन है। ठीक है। पतंजलि ने ऐसे लोगों को शिष्य बनाया जो बिना किसी अध्ययन के संस्कृत बोल लेते थे। ठीक है। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थीं। इस वंश का महान शासक कनिष्क था। तो सबसे महान शासक कौन था? कनिष्क था, जिसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान और कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पश्चिम में उत्तर पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी तरह अरिकमेडु में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाणों के सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो सघन शैलियों का विकास हुआ। तो कौन सी कला की शैलियाँ थी? एक तो गांधार शैली थी, दूसरी सेकंड कौन थी? मथुरा शैली थी। ठीक है। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली जो थी उसको गांधार शैली कहते थे। मतलब गांधार शैली में क्या था? भारतीय भी था और यूनानी। ठीक है। इस कला में क्या था? इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे, गांधार शैली के। ठीक है। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता था। कौन कौन क्या कहते थे गांधार शैली को? यूनानी बौद्ध या फिर इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन। ठीक है। गांधार कला में सदैव हरित स्तरित शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया था। कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। तो बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ कब हुई? ये कुषाण काल में मानी जाती है। ठीक है। प्रथम शताब्दी में स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति हो गई थी। बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। ठीक है। भारत में बाह्य आक्रमकों के कालों का सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले यूनानी आए 326 ईसा पूर्व, सिकंदर महान के टाइम। ठीक है। फिर शक आए प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, फिर कुषाण, यूनानी, शक, कुषाण। ईरानी शासक डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। किसने? ईरानी शासक था डेरियस प्रथम। ठीक है। हेरोडोट्स के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक था। मिनांडर और उसके पुत्र स्ट्रेटो प्रथम के सिक्के मथुरा से मिले हैं। स्ट्रेटो सेकंड ने सीसे के सिक्के जारी किए थे। तो सीसे के सिक्के किसने जारी किए थे? ये स्ट्रेटो सेकंड ने जारी किए थे। इस हिंदी अवन शासक का शासनकाल 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र सुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके सुंग राजवंश की स्थापना की है। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया। महर्षि पाणिनि ने सुंग वंश को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। पाणिनि ने क्या बताया है? जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है, क्या लिखा है? कि सुंग वंश को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है इन्होंने। ठीक है। अयोध्या के लेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेघ, तो 2 अश्वमेघ का वर्णन किसमें है? अयोध्या के लेखों में है। ठीक है। पतंजलि पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित थे। सुंग वंश का 9वां शासक भागवत और भागभद्र था, या मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, भागवत या भागभद्र। ठीक है। ये 9वां शासक था। इसके शासनकाल में तक्षशिला में यवन नरेश एंटियाल कीट्स का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा राज दरबार में उपस्थित था। ठीक है। हेलियोडोरस ने
भागवत धर्म ग्रहण किया और विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भागवत विष्णु की पूजा की। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया और विदिशा के कहाँ पे, वेशनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। ठीक है, और उसमें भागवत विष्णु पूजा का उल्लेख भी है। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम राजा जो था वो कौन था, देवभूति था। अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों के द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन वंश नाम से जाना जाता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक या सिमुक या फिर सिप्रक दिया गया है। ठीक है, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। पुराणों में कुल 30 या 41 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 29 राजाओं की मिलती है। ठीक है, पुराणों में कुल 30 या 31 सातवाहन राजाओं के मिलते हैं नाम। ठीक है, सातवाहनों की वास्तविक राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान थी या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। उनकी प्रारंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। पुराणों के अनुसार कृष्ण का पुत्र उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम सातवंश का सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। ठीक है, इसके शासन कार्य के बारे में हमें नागनिका के नानाघाट अभिलेख से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो सातकर्णी प्रथम के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, नागनिका के नानाघाट अभिलेख से। ठीक है, नानाघाट अभिलेख से किसके, सातवाहन राजा थे सातकर्णी, उसकी जानकारी मिलती है। सातवाहन शासक गौतम पुत्र शतकर्णी ने कहा है कि उसे विच्छिन्न होते चतुर्वर्ण 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण उसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है। ठीक है, कौन माना जाता है वर्ण व्यवस्था का रक्षक, गौतमी पुत्र शतकर्णी। गौतमी पुत्र शतकर्णी को नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण या वेदों का आश्रय कहा गया है। क्या क्या कहा गया है, अद्वितीय ब्राह्मण या एक ब्राह्मण, वेदों का आश्रय कहा गया है। तथा खतीय दप मनमदा अर्थात क्षत्रियों के दर्प का मर्दन करने वाला कहा गया है। वलिष्ठी पुत्र पुलमावी को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है। 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र उसके कुछ सिक्कों पर बना हुआ है। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जो था वो यज्ञ श्री सतकर्णी था। ठीक है, कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महावेग वाहन था। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा में उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। किसका, खारवेल का। ठीक है, इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इस अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्यों को पराजित किया था। पांड्य शासक किस अभिलेख में मिला है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है कि उसने दक्षिण के चोल, चेर और पांड्य तीनों को पराजित किया था। ठीक है, पांड्य शासक से उसने गधे से हल चलवाया था। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था खारवेल का। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो स्ट्रेटो सेकंड ने जारी किए थे। ठीक है, शीशे के सिक्के। इस हिंद यवन शासक का शासन जो था वो 25 ईसा पूर्व से 10वीं ईस्वी तक माना जाता है। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो ये अगाथोक्लीज के जो सिक्के थे उस पे थे, संकर्षण और वसुदेव के। ठीक है, अफगानिस्तान के एखानम से अगाथोक्लीज के सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर वासुदेव और संकर्षण का चित्र उकेरा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजीत। तो बिंबिसार, प्रसेनजीत, गौतम बुद्ध एक थे, मिलिंद नहीं था। मिलिंद नागपन हो वाला जो क्वेश्चन आंसर है वो हिंद यवन था मिलिंद ना। ठीक है,
बिम्बिसार मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था। वह हर्यक कुल से संबंधित था, जो पितृहंता कहलाता था ना। प्रसेनजीत कौशल महाजनपद का राजा था। वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया। मिनांडर, जिस मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा था। उसका समय 155 अथवा 165 से 130 ईसा पूर्व था। इस प्रकार बिम्बिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत तीनों समकालीन थे, जबकि मिलिंद इनका समसामयिक नहीं था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो किस में मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन के। ठीक है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो जूनागढ़ अभिलेख में है। ए हो जाएगा इसका आंसर। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण हुआ है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति और स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया? तो ये ताम्र में किए थे। ठीक है, कार्दमक क्षत्रपों ने। ठीक है, कार्दमक वंशीय शासकों की मुद्राओं को 2 बड़े वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन रजत मुद्राओं को रखा जाता है जो शहरात वंशीय रजत मुद्राओं की निरंतरता का आभास कराते हैं। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत पोटीन निर्मित सिक्कों को रखा जाता है। कार्दमक शासन चस्टन ने रजत एवं ताम्र दोनों धातुओं को मुद्राएं चलाई। प्रश्न में अति दुर्लभ सिक्कों के बारे में पूछा गया, तो इसका सही उत्तर ताम्र हुआ, क्योंकि कार्दमक वंशियों ने ताम्र की बहुत कम मुद्राएं चलाई। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची और सूची 2 दी गई है। डमेटियस, रुद्रदामन, गोंडोफर्नीज और बिम। तो बिम कन्फ्यूशस क्या था? कुषाण था। और रुद्रदामन क्या था? शक था। हाँ, और डमेटियस हिंदी यूनानी होगा। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। डी का हो जाएगा 2, डी का 2 हो जाएगा। तो और सी का 1 हो जाएगा, पहला हो जाएगा, और इसका सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें क्या है, डिमेटियस जो है हिंदी यूनानी था, रुद्रदामन जो है वो शक था, गोंडोफर्नीज जो था वो पहलव था, और बिम कन्फ्यूशस क्या था? कुषाण था। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? तो वो कुषाणों ने जारी किया था सर्वाधिक तांबे के सिक्के। ठीक है, कुषाणों ने जारी किए थे। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक हिंद वन राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित या एवं पूर्ण रूपेण से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाण ने चलाए थे नियमित रूप से सोने के सिक्के। जबकि पहली बार किसने चलाए थे? तो ये हिंद यूनानियों ने चलाए थे। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो बुद्ध का हुआ है कनिष्क ने। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। नेक्स्ट इनमें में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो विम कन्फ्यूशस को दिया जाता है सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय। कुषाण शासकों में विम कन्फ्यूशस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, कुषाण शासकों में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो विम कन्फ्यूशस ने किया था।
ए हो जाएगा आंसर। कुषाण वंशीय भीम कनफिशियस जो कि कनिष्क प्रथम का पिता भी था ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, जबकि कुजुल कन्फ्यूशियस ने तांबे के सिक्के जारी कराए थे। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो स्वर्ण मुद्रा का व्यापक प्रचलन भीम कन्फ्यूशियस ने करवाया था, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कुषाण शासकों, अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे बड़ा योगदान था। कुषाण शासक भीम कन्फ्यूशियस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय का मिलता है, ठीक है। किसका? कार्तिकेय का मिलता है इसमें। यौधेयों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी, बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख पर इस पर 81 ईस्वी सन है, ठीक है, 81 ईस्वी सन है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण 78 ईस्वी सन में जो हुआ था कि तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी, ठीक है। तो कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी सन में हुआ था, ठीक है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो 78 AD में हुआ था, तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि अत्यंत विवादास्पद है। इस समस्या पर विचार करने के लिए वर्ष 1913 और वर्ष 1960 में लंदन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति 78 ईस्वी के पक्ष में ही बनी। इसी समय से शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट है शक संवत का कब प्रारंभ किया गया? तो ये 78 ईस्वी में किया गया था प्रारंभ, ठीक है। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर उसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि जो है वो 135 माइनस 57 तो 78 ईस्वी आती है। अधिकांश 78 ईस्वी आती है, ठीक है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। विक्रम और शक संवतों में कितना अंतर है? तो इसमें 135 वर्ष का अंतर है, ठीक है। वर्तमान कैलेंडर में 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत तथा 78 घटा देने पर शक संवत प्रारंभ होता है। अर्थात 2019 विक्रम संवत 2019 प्लस 57 तो 2076 हो जाएगा और शक संवत 2019 माइनस 78 तो 1941 है। अतः विक्रम संवत और शक संवत में अंतर 2076 माइनस 1941 तो 135 वर्ष है, ठीक है। नेक्स्ट है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो 22 मार्च के तदनुरूप है, ठीक है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से स्थायी रूप से मिलती जुलती हैं। सामान्यतः एक चैत्र 22 मार्च को होता है और लीप वर्ष में 21 मार्च को। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो कब से? 57 ईसा पूर्व से हुआ था, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। विक्रम संवत के 2 अन्य नाम भी मिलते हैं, कृत संवत, मालव संवत। जैन साहित्य में महावीर के निर्माण और विक्रम संवत के बीच 470 वर्षों का अंतर पाया जाता है। महावीर के निर्माण और विक्रम संवत के बीच महावीर के निर्माण की तिथि 527 ईसा पूर्व मानी जाती है। तदनुसार विक्रम संवत के प्रारंभ की तिथि 527 माइनस 470 ईसा पूर्व इक्वल टू 57 ईसा पूर्व निर्धारित होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो क्या करेंगे? शक संवत के लिए माइनस कर देंगे 78, तो क्या हो जाएगा? 1931 हो जाएगा। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास, कंबन। तो समकालीन बता रहे हैं, तो अश्वघोष हैं, वसुमित्र हैं, तो 1 और 2 हो जाएगा, तो सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। उन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता भी की थी। कालिदास गुप्त काल में हुए थे, जबकि कंबन 12वीं शताब्दी के थे। अश्वघोष किसका समकालीन था? तो कनिष्क का था। सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, पतंजलि। तो पतंजलि नहीं थे, पुष्यमित्र शुंग के टाइम के थे। ठीक है, शुंग वंश से रिलेटेड थे। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व, चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, जबकि पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र, विशाखदत्त। विशाखदत्त नहीं गया था, बाकी पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र तीनों ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है? तो इसमें श्रावस्ती का नहीं है, बाकी कौशाम्बी का है, पाटलिपुत्र का है, चंपा का है, श्रावस्ती का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रवतक अभिलेख अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट रवतक नामक स्थान से वर्ष 1993 से में प्राप्त किए गए। ये यूनानी लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित हैं। इस अभिलेख में चारों शहरों के नाम उल्लिखित हैं, जो हैं साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा, अर्थात इसमें श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी? तो किसने की थी इसमें? तो जीवक और चरक इन दोनों ने की थी। ठीक है, बिंबिसार के टाइम था जीवक। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन भारत समय में गांधार राज्य की राजधानी था। तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसकी ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा और सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार का राजवैद्य जीवक, कनिष्क का राजवैद्य चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वैदिक एवं धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध था। अतः स्पष्ट है कि सीओडी दोनों सही है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो अयोध्या लेख से मिलती है। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति था। इसने 184 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। अयोध्या लेख से ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेध किए थे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुंग वंश के बाद किसने किया था? कण्व वंश ने। वसुदेव ने देवभूति की हत्या कर। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व वंश नाम से जाना गया। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो इसमें से गौतमीपुत्र शतकर्णी माना जाता है, वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। सातवाहन शासक गौतपुत्र शतकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चतुर्वर्ण को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण से वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो सातवाहन वंश था मौर्यों के बाद। ठीक है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, सिमुक या सिप्रक दिया गया है, जिसमें कर्ण वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पांचाऊ दोजहा, उसने कनिष्क को हराया था। चीनी स्रोतों के अनुसार 73 ईस्वी से 94 ईस्वी के बीच चीन का प्रसिद्ध सेनापति पांचाऊ अपने हान वंशी नरेश के आदेशों पर चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण यह बताते हुए कि कुषाण शासक ने चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी।
पांचाल ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। फलतः रुष्ट कुषाण शासक ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी, परंतु कुषाण शासक असफल रहा। अधिकांश इतिहासकार इस कुषाण शासक की पहचान विम कन्फ्यूशियस के रूप में करते हैं। तथापि यदि कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी मानने के बाद यह युद्ध कनिष्क के समय का हो जाएगा। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो मौर्य और कनिष्क कुषाण दोनों वंश होंगे जिनकी सीमाएं कहाँ से, भारत से बाहर थी। ठीक है, अफगानिस्तान तक थी, काबुल तक। ठीक है, मौर्य और कुषाण दोनों साम्राज्यों की सीमाएं भारत के बाहर तक विस्तृत थी। सेलूकस संधि होने के पश्चात मौर्य साम्राज्य की सीमा पश्चिम में अफगानिस्तान तक विस्तृत थी। काबुल, कंधार आदि इसके भाग थे। कुषाण वंश की साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। कुषाण शासक कनिष्क की सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थी। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, तो कुषाण काल में हुई थी बाल विवाह की आरंभ, और इसी समय जो महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था उस पर रोक लग गई थी। कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति और बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया था। इस युग में विवाह की आयु कम करके 8 से लेकर 10 वर्ष की आयु की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना गया। नेक्स्ट है, सही सुमेलित बताना है। हड़प्पा सभ्यता चित्रित धूसर निर्माण, कुषाण गांधार कला शैली। तो कुषाण में गांधार कला शैली थी। ठीक है, बाकी गलत है। ठीक है, क्या है, कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में ये जो पहाड़ी चित्र शैली थी ये मुगल कला शैली थी। ठीक है, मराठा नहीं आती है। और मुगल जो अजंता चित्रकारी है ये मुगलों की नहीं है, ये गुप्तों के टाइम की है। ठीक है, और कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 सरल शैलियों का विकास हुआ था, गांधार शैली और मथुरा शैली। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो कौन से में? कुषाणों के समय फैली। ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन स्वर्ण। तो सी नहीं है, बाकी सुमेलित हैं। कुषाण ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंदी एवं शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र सिक्के चलवाए। गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत के तथा कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के सिक्के चलवाए। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे, उन्होंने चांदी, तांबे और शीशे के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, गांधार सूची मिलान करना है। गांधार कला जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन द्वितीय है। मिलिंद हो क्या हो जाएगा? मेनांडर हो जाएगा। तक्षशिला लेख पतिक हो जाएगा और गांधार कला कुषाण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? गांधार कला कुषाण में ए का 3 हो जाएगा, तो एक ही है, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, गांधार कला कुषाण हो जाएगा। जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन प्रथम से हो जाएगा। मिलिंद हो मेनांडर है और तक्षशिला लेख पतिक से। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है किस लिए? बुद्ध प्रतिमा के लिए। ये तालिबानों ने तोड़ दी थी, कटवा दी थी, कुछ कर दिया था अभी। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं क्या? उसे गांधार शैली कहते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा, भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका? हिंद और किसका? भारतीय और यूनानी का। हिंदी यूनानी है, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो किस में होता है? गांधार मूर्ति कला में होता है। ठीक है, क्या है इसमें? गांधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। यद्यपि मथुरा कला में भी इसी के अनुसरण पर शिष्ट का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो यूनानी, शक, कुषाण और फिर आए थे पहलव। ठीक है,
यूनानी शक कुषाण। भारत में बाह्य आक्रमणों के सही कालानुक्रम क्या है? यूनानी 326 ईसा पूर्व, शक आए थे प्रथम शताब्दी, कुषाण आए थे पहली शताब्दी। ठीक है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, पहला ईरानी शासक तो डायरियस प्रथम था। ठीक है। नेक्स्ट, ईरानी शासक डायरियस प्रथम ने सर्वप्रथम 522 से 486 ईसा पूर्व में था, सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। हेरोडोट्स के अनुसार डायरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक था। पर्सिपोलिस एवं नवशह रुस्तम के शिलालेखों के अनुसार पंजाब भी उसके साम्राज्य में शामिल था। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था, कौन सा था? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन। तो इनमें से सातवाहन सबसे प्राचीन था। ठीक है। उपर्युक्त राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन है। इस वंश के संस्थापक सिमुक का समय कुछ स्रोतों के अनुसार लगभग 200 ईसा पूर्व माना जाता है। कुछ स्रोतों में से कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा के समकालीन माना जाता है। ठीक है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण से मिलती है? तो मत्स्य पुराण से मिलती है। ठीक है। पुराणों के कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 29 राजाओं की मिलती है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी तो अमरावती में थी। ठीक है। या फिर प्रतिष्ठान या पाटन में थी। ठीक है। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित है। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रभट्ट या आंध्र जातीय कहा गया है। इनकी प्रारंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? तो सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान था। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त किया जाता है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए यूज किया जाता है एका ब्राह्मण। ठीक है। सी हो जाएगा आंसर। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। ठीक है। राजवंश और राजधानी बताना है। शुंग वंश की तो सातवाहन की पैठन हो जाएगी, चंदेल की महोबा हो जाएगी, तो डी का वन हो जाएगा, डी का वन, और सातवाहन की पैठन तो बी का 3, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। और शुंग वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। और कदम्ब की क्या थी? बनवासी। शुंग की पाटलिपुत्र थी, सातवाहन की पैठन थी, कदम्ब की बनवासी थी और चंदेल की महोबा थी। ठीक है। नेक्स्ट है व्यवस्थित करना है सातवाहन, बाकाटक, चालुक्य। तो सबसे पहले कौन आए थे? सातवाहन आए थे, वन हो जाएगा, फिर उसका बकाटक वंश आया था, फिर चालुक्य आया था, तो 1 2 3। ओके। नेक्स्ट है, अच्छा, सातवाहन साम्राज्य की स्थापना सिमुक ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। बकाटक साम्राज्य की स्थापना तीसरी शताब्दी ईस्वी में विंध्य शक्ति ने की थी, जबकि गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में मूलराज प्रथम ने की थी। अतः इन राजवंशों का क्रम इस प्रकार है: सातवाहन, बकाटक, चालुक्य। कथन है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक एवं अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। तो हाँ, इन लोगों की भाषा जो थी प्राकृतिक थी सातवाहन की। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो ये दोनों ही सही है। ठीक है। कथन और कारण दोनों सही है, ए हो जाएगा इसका आंसर। और व्याख्या भी कर रहा है। सातवाहन नरेश स्वयं विद्वान, विद्या प्रेमी और विद्वानों के आश्रयदाता थे। हाल नामक राजा ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृतिक भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना की थी। हाल के दरबार में गुणाढ़ और सर्ववर्मन जैसे उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना की। यह पैसाची प्राकृतिक में लिखा गया था। सर्ववर्मन ने कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण की रचना की। कन्हेरी के अभिलेख से ज्ञात होता है कि एक सातवाहन रानी संस्कृत का प्रयोग करती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि सातवाहन युग में प्राकृतिक एवं संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ। बताना है कौन सा कथन सत्य है। सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे, हाँ थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। सातवाहन शासकों ने
शासनकाल में प्राकृतिक एवं संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तश्री नामक प्राकृतिक भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना की थी। सातवाहन काल में स्थापत्य तथा मूर्तिकला के उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? अभिलेख शासक दिए गए हैं। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र, हाथी गुम्फा खारवेल से संबंधित है। भीतरी अभिलेख पुलकेशन द्वितीय, गिरनार रुद्रदामन प्रथम। तो भीतरी अभिलेख रुद्रदामन पुलकेशन द्वितीय से संबंधित नहीं है, ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। ठीक है। गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? 2 नासिक से प्राप्त होते हैं और 1 कार्ले से है। कहाँ से? 2 नासिक से हैं सब गौतमीपुत्र सतकर्णी के और 1 कार्ले से हैं। और नासिक वाले में इसको क्या कहा गया है? एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मण, ब्राह्मणों का रक्षक। ठीक है। उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्फा में से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त होता है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक और राजा होने के बाद के 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। तो देखो ध्यान देने योग्य है, कितने वर्षों तक? 13 वर्षों के शासन की घटनाएं। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है, जबकि पुलकेशन द्वितीय का संबंध किससे है? ऐहोल अभिलेख से है, जिसमें हर्ष से इसका युद्ध बताया गया है। ठीक है, जो कि एक प्रशस्ति के रूप में है और इसकी भाषा संस्कृत है। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ गिरनार से शक संबत 72 150 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त होता है। यह प्रशस्ति के रूप में है। इसमें उसकी विजय, व्यक्तित्व एवं कृतियों का विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा है? तो इक्ष्वाकु वंश के लोगों को कहा गया है क्या? श्री पर्वतीय। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय या श्री पर्वत का शासक तथा आंध्रभट्ट, आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और इस वंश का संस्थापक जो था वो श्री शांतमूल था। कथन है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो शायद दोनों ही गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, लेकिन नौसेना वगैरह नहीं थी इनकी। पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी और अरिकमेडू से हुई खुदाई में ऐसे अनेक बंदरगाहों में व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है तो किससे? हाथी गुम्फा के अभिलेख से जुड़ा हुआ है। ठीक है। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त होता है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। निम्नलिखित राजाओं में कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो खारवेल था। डी आंसर होगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो चेदी वंश से था। ए आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल का था। सी हो जाएगा आंसर। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था तो कौन से वंश से था? चेदी वंश से था। ठीक है। और खारवेल का उपयुक्त में से कोई नहीं। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली खारवेल था। तो क्या था? महामेघवाहन वंश और चेदी वंश राजवंश भी माना जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर, इसलिए डी बोल रहा है। ठीक है। हाथी गुम्फा का अभिलेख, अच्छा ये ध्यान रखना महामेघवाहन भी आएगा ना, तो ये चेदी वंश का ही संस्थापक इसी का था। चलिए, हाथी गुम्फा अभिलेख का किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो खारवेल का है। इसमें उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त होता है, जिसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक और राजा होने के बाद के 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है।
यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो इनका विधि में था। ठीक है, किस में था? विधि में था। जस्टिनियन बोलते हैं, जस्टिनियन। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी किसने लिखी? तो ये अज्ञात है। ठीक है, तो ई हो जाएगा इसका आंसर। पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी एक ग्रंथ पुस्तक है। ये रोमन मिश्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया में एक अनाम नाविक ने लिखा है, जिसमें भारत से आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख मिलता है। तो ये हम लोगों का मौर्योत्तर फिनिश हुआ। अब इसके बाद गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी आपको वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, हिस्ट्री के, पीजीटी टीजीटी के लिए और नेट के भी पेपर 1 के लिए। तो धन्यवाद।